हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो मैं आप लोगों को सेकंड मॉडल पेपर करवा रही हूँ और ये सेकंड मॉडल पेपर भी में भी वही कंडीशन है। टाइम आपका 2.45 आवर्स का है और मार्क्स इसमें 56 हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है जिसमें आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और सारे 1 मार्क के हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म की आपको बताने की कौन सी इनकी प्लॉइडी होती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो मेल गैमेट से मिलता है। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, इसलिए ये कौन सी स्टेज कहलाती है, ट्रिप्लॉइड। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें एक डीएनए सेगमेंट है जिसमें 75 ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है, 75 थाइमिन न्यूक्लियोटाइड है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस पूरे डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो 75 ग्वानिन अटैच होगा हमारे पास में 75 साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड से, 75 थाइमिन अटैच होगा 75 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। तो अगर अपन टोटल देखते हैं तो यहाँ पे 300 जस्ट डबल हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। फिर उसके बाद में हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन, तो सिंपल सा है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट है विच सोर्स रिच इन स्पाइरुलिना, ये विच की जगह रिच है। तो आपको पता है कि स्पाइरुलिना में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको एससीपी बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे हमें न्यू वैरायटी बतानी है, ए एस्कुटेलस। ये एक जो भिंडी होती है, लेडी फिंगर, उसका साइंटिफिक नेम है। तो इसका आंसर आपका आएगा परभनी क्रांति। उसके बाद में है कि कौन से इन विच ऑर्गेनिज्म रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अकर। तो किस में आपको मिलता है, आपको पता है कि हम ई कोलाई और साल्मोनेला ऐसे बैक्टीरिया यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बैक्टीरिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि कौन से ऑर्गन को या कौन से पार्ट को हम एडीए डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट में हमने यूज़ किया था। तो वो था बोन मेरो, जिसमें कि हमने लिम्फोसाइट को यूज़ किया था बनाने के लिए। फिर उसके बाद में है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ के ब्रेक करके काम में लेते हैं, एलिमेंट्स में बना उनको चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में आपने डीकम्पोजिशन वाली पूरी एक्टिविटी पढ़ी है। तो उसमें लीचिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी ब्रेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है कि कौन सा ऐसी यूनिवर्सल बायोडाइवर्सिटी है जिसके थ्रू जो है हम अलग अलग तरीके के डाइवर्सिटी को ले सकते हैं। तो इसमें आपकी आएगी जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी सभी, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कहीं पे भी हो, तो जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो किससे आते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये 9 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब इसमें देखो सबसे पहला है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय सेपरेशन ऑफ ओल्ड प्लांट, यानी वो कौन सा पार्ट है जिससे कि हम पुराने प्लांट से नए प्लांट को करते हैं। तो इसमें हमारे पास में प्रोपेग्यूल भी आप कह सकते हो, या कोई भी स्टेम है, रूट है, इस तरीके से भी आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर उसके बाद में मेंडल सेलेक्टेस। अब इसमें आपको नंबर देने कि कितने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर उन्होंने यूज़ किए थे। तो अगर पेयर की बात आता है तो आप 7 कहेंगे, और अगर कैरेक्टर की बात आती है तो फिर आप उसको 14 कहेंगे, क्योंकि पेयर की बात आ रही है इसमें। तो नंबर आपको 7 ही लिखने हैं, और 7 में एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो इस तरह से 14 कैरेक्टर उन्होंने यूज़ किए। फिर उसके बाद में बॉन्ड पूछा है कि कौन सा बॉन्ड जो है शुगर और फॉस्फोरिक एसिड में मिलता है आपको। तो आपको पता है कि डाई फॉस्फो एस्टर, ये जो है बॉन्ड वो आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में
एक और कैरेक्टर पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के थ्रू जो है बॉडी में पैथोजन हमारे एंटर करता है। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, अब ये 3 है, इसमें आपको 1 वर्ड या 1 लाइन जो है आंसर देना है, और ये भी अभी जो है 1 मार्क का ही होगा यहाँ पर। अब देखो सबसे पहला इसमें भी आपको जो है 8 पार्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हु डिस्कवर एक्स बार बॉडी, तो इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा हैकिंग। उसके बाद में इन विच डिजीज ह्यूमन डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेड और ग्रीन कलर, तो आपको जेनेटिक में आपने पढ़ा हुआ है कि एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। फिर उसके बाद में डिफाइन इन ब्रीडिंग, तो डिफाइन इन ब्रीडिंग में आपको पता है कि क्रॉस बिटवीन रिलेटिव, यानी रिलेटिव के बीच में जब क्रॉस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग। फिर उसके बाद में राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ एसटीडी, तो यहाँ पे डिजीज़ आपको लिखनी है। बहुत सारी डिजीज़ हैं, एड्स है, गोनोरिया है, सिफेलिस है, हर्पीज़ है। तो ये कुछ हमारे पास में ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनके थ्रू जो है एसटीडी या सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ फैलती हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको टेक्निक का नाम देना है कि विच टेक्निक यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर उसके बाद में कि सबसे पहले जीन थेरेपी में हमने कौन सी डिजीज़ है उसको ट्रीट किया था, तो यहाँ पे आपको पता है एडीए डेफिशिएंसी डिजीज़ है जिसमें कि हमने जीन थेरेपी को यूज़ किया था, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसमें हम बोन मैरो की हेल्प से ये काम हमने किया था। नेक्स्ट है हमारे पास में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि हमें जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट किस तरीके से हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका एक बुक में रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा दिया हुआ है, तो उन्होंने बताया था कि अगर हम पूरे इकोसिस्टम की जितनी सर्विस है अगर हम उसकी वैल्यू लगाएं तो ये लगभग 33 ट्रिलियंस जो है डॉलर्स यहाँ पर हमें देने पड़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो हम फ्री में हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, तो हमें इस एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए ताकि हमें ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो। उसके बाद में हु गिव्स रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, तो आपको पता है पॉल एहरलिक है जिनने दी थी कि अगर हमारी एक छोटी सी भी स्पीसीज़ अगर धीरे धीरे ख़त्म होती है तो वो भी हमारे इवोल्यूशन को या जो भी हमारी प्रोग्रेस है उसको इफ़ेक्ट कर सकती है, तो इसलिए इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी जिसमें 1.5 मार्क्स का है ये। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें व्हाट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में आप आईवीएफ प्रोसेस लिखेंगे कि जिसमें हम विट्रो यानी कि लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या उससे जो प्रोजेनी डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। फिर उसके बाद में व्हाट इज़ कॉपर टी एंड राइट इट्स बेनिफिट, तो कॉपर टी एक तरीके की डिवाइस है जिससे कि हम फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, और इसका बेनिफिट ये है कि जो कॉपर होते हैं वो स्पर्म की मोबिलिटी को लेस करते हैं, प्लस इनमें फैगोसाइटिक रिएक्शन भी होता है जिससे कि ये स्पर्म को खाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर उसके बाद में राइट नेम ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ ब्रेसिका, फ्लैट बीन एंड ओकरा, तो इसकी आप जो है अलग अलग वैरायटीज़ जो भी अपने डिजीज रेजिस्टेंस से स्टार्ट की, जैसे ओकरा की तो अभी आपके परबनी क्रांति आई गई थी, ब्रेसिका, स्वर्णिम, पूसा, स्वर्णिम, इस तरीके से जो है आप पूसा की जो वैरायटीज़ हैं उनको आप यहाँ पर कोई भी वैरायटी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद में राइट नेम ऑफ 4 स्टेप विच इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी,
तो आपके बुक में जो है 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, तो उन स्टेप्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना है, फिर उसके बाद में एवोल्यूशन करना है, फिर उसके बाद में जब हमारी वैरायटी डेवलप हो जाती है तब हम उसको लैब के थ्रू और टेस्ट करते हैं, और लास्ट में जाके फिर हम उसको क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनके केवल आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। उसके बाद में व्हाट इज़ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपको पता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बायो रिएक्टर से, उसको हम पहले मेडिकली ट्रीट करते हैं, यानी कि हमारे पास में जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं, पहले वो टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद में उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपको PBR 322 का जो है लेबल डायग्राम बनाना है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको प्रो इंसुलिन अगर आपने किसी डायबिटिक पेशेंट को दे दिया है तो उसका आपको इफ़ेक्ट बताना है। तो इसमें पहले बात तो ये ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें आपको सी पेप्टाइड जो चेन होती है वो यहाँ पर यूज़ नहीं की जाती, इसको निकाल दिया जाता है, केवल A B से ही इंसुलिन बनाते हैं। फिर उसके बाद में कि आपको 3 रिसर्च एरिया लिखने हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो आपको पता है कि एक तो हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह केमिकल्स वगैरह बना सकते हैं, फिर उसके बाद में आप तीसरा जीमोज का लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में 3 रिसर्च एरिया हैं जिनसे कि हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। उसके बाद में व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल एंड फूड चेन। तो ट्रॉफिक लेवल से कि जैसे मान लीजिए जब हम पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड में हमारे पास में डिफरेंट टाइप के ट्रॉफिक लेवल होते हैं। जैसे सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ये हमारे प्रोड्यूसर हैं फर्स्ट, फिर इनको जो इन पे जो डिपेंड होते हैं वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, जो अधिकतर हार्बीवोर्स होते हैं। फिर हार्बीवोर जो है उनको कौन खाता है, कार्निवोर्स खाते हैं, तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। फिर ओमनीवोरस हो गया, वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो इस तरीके से हमारे पिरामिड में बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। फिर है फूड चेन। फूड चेन में भी हमारे पास में 3 तरीके की फूड चेन होती है, तो उसके थ्रू जो है हम यहाँ पे फूड चेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। फिर उसके बाद में व्हाट इज़ ग्रेजिंग। अब यहाँ पे देखो उससे रिलेटेड आ गया। हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन होती है ग्रेजिंग, जो स्टार्ट होती है किससे, ग्रीन प्लांट से। तो सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स, फिर उसके बाद में हार्बीवोर हैं, फिर उसके बाद में कार्निवोर हैं, फिर टॉप कार्निवोर हैं। तो इस तरीके से आप उसका एग्जाम्पल देके यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर है राइट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे कम हो रही है उसके आपको रीज़न लिखने हैं। तो आपको पता है कि हम बहुत सारे हैबिटेट है वो लॉस हो गया, फिर उसके बाद में हम ऐसे पॉल्यूशन वगैरह हैं उसके थ्रू है वो बायोडाइवर्सिटी में कहीं ना कहीं फ़र्क कर रहा है। फिर हम किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन है वो करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में कारण हैं, रीज़न है जिनसे बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, लॉस हो रही है। फिर उसके बाद में एक ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ डन फ्रॉम प्रेजेंट 6%। अगर मान लीजिए जैसे हमने अमेज़न का हमारे पास में बेस्ट एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हमें पता है कि हम धीरे धीरे उस फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही है, अगर ये 6% से 12% हो गया तो हमारे पास में और भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोसिस्टम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, और हमें इम्बैलेंस जिसे आप कह सकते हो वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में हमारे पास में फिर नेक्स्ट है सेक्शन सी। अब यहाँ से सेक्शन सी और सेक्शन डी में
जो है आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा। सेक्शन सी 3 मार्क्स का है और सेक्शन सी डी 4 मार्क का है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे पहले है कि वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। तो आपको पता है कि ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन, तो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग करने के लिए ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ ओवीपेरस, ठीक है, जो अंडे वाले हैं वो उनकी लाइफ ज़्यादा रिस्की होती है अदर देन विवीपेरस एनिमल। तो आपके पास में बेस्ट है कि सबसे पहली बात तो ओवीपेरस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, जबकि विवीपेरस में जो है वो इंटरनल होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में विवीपेरस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, जबकि ओवीपेरस है उसके बहुत सारे जो हैं उनको डिस्टरबेंस होता है या उसका प्रोटेक्शन इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। दूसरा हमारे पास में जो चीज़ें हैं उसमें पेरेंटल केयर है वो ओवीपेरस में कम होती है, जबकि विवीपेरस में ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण ओवीपेरस जो हैं कम सर्वाइव करते हैं विवीपेरस के। फिर उसके बाद में इसी में और है जहाँ पे वाई प्रोजेनी ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड क्लोन। हम ए सेक्सुअल से जो भी प्रोजेनी डेवलप होती है उसको क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 100% सेम होती है। फिर उसके बाद में और पेरेंट भी उसका एक ही होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल पेरेंट से ही 100% से आपको प्रोजेनी मिलेगी, इसलिए अपन उसको क्लोन कह सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको डिफरेंस देना है। देखो जितने भी डिफरेंसेस हैं वो हर समय आप टेबुलर फॉर्म में ही लिखना, जू स्पोर और जाइगोट। अब आपको पता है कि जू स्पोर्स जो है सबसे पहले आप इनके क्रोमोसोम के हिसाब से करोगे तो ये अधिकतर आपको कैसे मिलेंगे, हैप्लॉइड, जबकि जाइगोट आपको मिलेगा डिप्लॉइड। फिर आप एक डिफरेंस लिख सकते हो कि जू स्पोर फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन और वो आप लिखोगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर जू स्पोर्स जो है आपको लोअर कैटेगरी में मिलता है, जबकि जाइगोट आपको लोअर में भी मिलेगा और हायर में भी मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर आपको प्रोजेनी डिस्कस करनी है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में मदर है वो ए ग्रुप की है, फादर हमारे पास में बी ग्रुप के हैं, लेकिन दोनों ही अगर हीट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में चारों ही ग्रुप ए बी और ओ चारों ही ग्रुप है वो 25-25% में मिलेगा। तो ये आपको पूरी इसकी इनहेरिटेंस बता के इसे समझाना पड़ेगा कि इस कंडीशन में हमें चारों जो ब्लड ग्रुप हैं उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिलेगी। फिर उसके बाद में एक्सप्लेन इनहेरिटेंस इन सिकल सेल एनीमिया। इसमें भी आपको जो है पूरा इनहेरिटेंस बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया जो है आपको होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा। अब इसमें आपके पास में अगर हीट्रोजाइगस कंडीशन में तो कैरियर है, तो इस तरीके से जो है आप सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख के इस डिजीज़ को जो है समझाओगे। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको इम्यूनिटी, एंटीजन, एंटीबॉडी, इन तीनों चीज़ों को की डेफिनेशन देनी है, तो वहाँ कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद में आपको अमीबॉइसिस, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा, इन तीनों के पैथोजन, जैसे अमीबॉइसिस का आपको पता है अमीबा हिस्टोलिक का होता है, फिर टाइफाइड है तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस है, इन्फ्लुएंजा है तो इन्फ्लुएंजा वायरस है। फिर आप उसके सिम्टम्स बताएंगे, तो अमीबॉइसिस है उसमें डायरिया हो जाता है, टाइफाइड है तो उसमें भी जो है फीवर वगैरह हो जाता है, इन्फ्लुएंजा है। तो ये आपको पहले नेम ऑफ पैथोजन बताने, फिर दो दो इनके सिम्टम्स बताने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है जो सेक्शन डी है, जिसमें 4 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न। तो आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है 2 बार होता है, क्योंकि 2 मेल गैमेट बनते हैं एंजियोस्पर्म में। एक फर्टिलाइज करता है एग को और एक फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस को। और
जो सेकेंडरी न्यूक्लियस को करता है, तो यहाँ पे 3 जो है न्यूक्लियस उनका फ्यूज़न होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। फिर यहाँ पे आपको मोनोकॉट सीड आपके बुक में दिया हुआ है मेज़ का, वो डायग्राम आपको यहाँ पे बताना है, बिल्कुल लेबल डायग्राम है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में इसी में और में है डिफाइन पॉलिनेशन। तो सबसे पहले आपको पॉलिनेशन, तो सिंपल सी डेफिनेशन आप लिखोगे, पोलन ग्रेन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑफ स्टिग्मा, तो ये आप लिखोगे। फिर आप चाहो तो इसमें इसके टाइप्स भी लिख सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फिर यहाँ पे आपको अडेप्टेशन भी पूछा हुआ है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से अडेप्टेशन होने चाहिए, तो आपको पता है कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर बंद होता है 100% क्लोज्ड होता है तो उस कंडीशन में। फिर यहाँ पे दोनों जो सेक्स हैं वो एक ही समय जो है मैच्योर होने चाहिए। तो कुछ ये ऐसे अडेप्टेशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है। फिर इसमें भी आपको डाइकोट जो सीड है उसका लेबल डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, यानी एक डीएनए से 2 नए डीएनए का जो बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट देना है। और ऐसे ही यहाँ पर जो है इसी के और में सेमी कंजर्वेटिव वही रेप्लिकेशन का पूछा है। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है जिसमें जो नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड तो ओल्ड होती है और एक न्यू होती है, और इसको प्रूव करने के लिए मेसेंसल और स्टॉल एक्सपेरिमेंट को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इस तरीके से जो है आपके मॉडल पेपर है जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको डिस्क्राइब करना। ओके, थैंक यू।